मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने जीव विज्ञान के चैप्टर को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ऐसे जनन के बारे में पढ़ा था जिसमें एकल जीव की आवश्यकता होती थी। एकल जीव ही जनन प्रक्रिया को पूरा कर देता था, ठीक। उसमें लेकिन ये तो बहुत ही साधारण जीवों में हो सकता है, जटिल जीवों में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा कि एक बैल, अगर एक केवल बैल है, एक कुत्ता है, बिल्ली है, या कोई भी एक जीव जो आप अपने आसपास देखते हैं, जटिल जीव जिन्हें कहते हैं, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। जब नर और मादा दो प्रकार के जीवों के द्वारा कोई भी संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक। अब लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर एक युग्मक उत्पन्न करता है जिसे नर युग्मक कहते हैं, मादा एक दूसरा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे मादा युग्मक कहते हैं। इन दोनों के संलयन से, मिलने से जो जीव उत्पन्न होता है, जिससे जनन प्रक्रिया पूरी होती है, उस जनन प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक। समझ में आया? इसके लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक जीव नहीं उत्पन्न कर सकता। ऐसा भी होता है कभी कभी एक ही जीव में दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी भी कहा जाता है, जैसे केचुआ वगैरह है। लेकिन उनमें भी दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक बार में वो एक प्रकार के जो प्राणी है उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे नर का व्यवहार एक बार वो करेंगे और दोनों एक साथ नहीं कर सकते कि नर और मादा दोनों का व्यवहार वो एक साथ कर सके, उन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं। लेकिन इसमें दो प्रकार के जीवों की और दो प्रकार के युग्मक की आवश्यकता होती है, जिसके मिलने से जनन प्रक्रिया पूरी होती है। इसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक जो नर होता है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है। ये नर युग्मक बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत सक्रिय होता है और चल होता है, इसे नर युग्मक कहते हैं। एक जो युग्मक होता है छोटा होता है, चल होता है और बहुत सक्रिय होता है, जिसे नर युग्मक कहते हैं। और एक दूसरा युग्मक जो होता है वह बड़ा होता है, निष्क्रिय होता है और अचल होता है, क्योंकि उसमें पोषण के लिए भोजन भी होता है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। इन दोनों के संलयन से, संलयन इसको कहते हैं, तो उससे जो भ्रूण उत्पन्न होता है, युग्मज उत्पन्न होता है, उससे जो जीव उत्पन्न होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब सबसे पहले हम आप लोगों को जंतुओं के बारे में नहीं, पहले मैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले हम एक पुष्पी पौध, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब जरा आप देखेंगे इस बोर्ड की तरफ, तो मैंने एक चित्र खींच रखा है, एक पूर्ण पुष्प की संरचना। एक पूर्ण पुष्प की संरचना। अब यहाँ पे आपको पूर्ण पुष्प की संरचना, अब हम आपको एक पुष्प के द्वारा भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक पूर्ण पुष्प क्या होता है। देखिए, एक पूर्ण पुष्प जो है, देखिए हमने आपके सामने एक गुड़हल का फूल लिया हुआ, ठीक है। अब गुड़हल के फूल को हम ऐसे, देखिए आपको उल्टा करके दिखा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक बाह्य दलपुंज दिखाई देगा जो हरे रंग का होगा। ये हरे रंग का है जो बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये सबसे बाहरी, इसमें 4 चक्र होते हैं। इस पुष्प में 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहरी चक्र जो होता है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये पूरा फूल को सपोर्ट करता है, तो इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, और ये सबसे बाहरी चक्र होता है। इसके अंदर के साइड में आप देखेंगे तो ये रंगीन कलर का आपको देखिए 1 2 3 4 5 पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कलरफुल हैं। इसको दलपुंज कहते हैं। देखिए, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके कारण जो कीड़े मकोड़े हैं, जंतु हैं, वो इसके पास आकृष्ट होते हैं। भाई, कोई सुंदर चीज होती है, कोई अच्छा फूल देखते हैं, हम ही उसके ऊपर आकृष्ट होते हैं, हम ही उसको तोड़ लेते हैं। तो जो जंतु जो मधुमक्खियां हैं, भौरे हैं, या आपकी तितलियां हैं, सब इसकी वजह से फूल की ओर आकृष्ट होती। ठीक, तो ये दूसरा चक्र है। पहला चक्र बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र दलपुंज। अब तीसरा चक्र जो होता है वो इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं,
जायांग कहते हैं। अभी हम आपको इसके जायांग के बारे में बताएंगे। और चौथा जो चक्र होता है वो पुंकेसर होता है, पुंकेसर। तो पुष्प में अब देखिए यहाँ पे अगर हम पुष्प की पंखुड़ी को यहाँ पे अगर हम तोड़ के दिखाते हैं, बाह्य दलपुंज को हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये इसके अंदर आपको एक चौड़ी संरचना दिखाई देगी। ये देख रहे हैं आप, चौड़ी संरचना। आप अगर गेंदे का फूल भी लेंगे, सारी पंखुड़ी निकाल लेंगे, तो लास्ट में एक घड़े की तरह आकार की एक आकृति दिखाई देगी, जो आपको अंडाशय और ये वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर ऐसे बनी होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये नर जन्नांग, मादा जन्नांग कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा जन्नांग, जिसमें अंडाशय आता है और वर्तिका आती है, और वर्तिका मादा जन्नांग कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पीले रंग के कुछ कण लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ रचनाएं दिखाई दे रही हैं जो छोटी छोटी डंडियों से मिलकर जुड़कर बनी हुई हैं। ये आपके परागकोश है। क्या चीज है? परागकोश। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, देखिए परागकोश, ये जो पीले रंग का ये जो दिख रहा है, ये परागकोश है। और परागकोश के बाद आपका ये आ जाता है पुतंतु, पुतंतु, और इसको दोनों को मिला के कहते हैं पुंकेसर। और इन दोनों को, तीनों को मिलाकर, परागकोश, पुतंतु और पुंकेसर को मिलाकर पुमंग कहते हैं, जो नर जन्मांग कहलाता है। तो देखिए अब इस पुष्प में आपको चारों चक्र दिखाई दे रहे हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और आपका ये पुतंतु और पुंकेसर और सबको मिला के जो पुमंग बना हुआ है, ये नरजन्नांग, मतलब मादा जन्नांग, नरजन्नांग और बाह्य दलपुंज, दलपुंज, चारों चक्र हैं। इसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक, इनमें से कोई भी चक्र नहीं रहता है, तो जब नहीं रहेगा तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें दोनों प्रकार के ये जन्नांग उपस्थित रहते हैं, मतलब आपका ये जायांग भी है और ये आपका पुमंग भी है, तो इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प, क्योंकि इसमें दोनों लिंग उपस्थित हैं। और ऐसे पुष्प जिसमें कोई एक ही लिंग पाया जाएगा उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उसमें या तो जायांग पाया जाएगा या तो ये आपका पुमंग पाया जाएगा। ठीक है, और वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में, तो आपका ये जो है ये क्या कहलाता है आपका एक, अच्छा ये चित्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे आता है कि एक पूर्ण पुष्प की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए या खींचकर केवल दिखाइए 4 नंबर में। इसको अभी पिछले वर्ष ही ये आया था, पिछले क्या इसी वर्ष ये आया था और हर साल करीब करीब आता है, तो इसको अच्छे से आप खींचकर देख लीजिएगा। इस पुष्प में सबसे पहले एक पुष्प वृंत होता है, जो कि हमने आपको दिखाया है। देखिए पुष्प वृंत है, इसको पुष्प वृंत, जिसपे पुष्प लगा होता है, जुड़ा होता है तने से। उसके बाद एक चौड़ी संरचना होती है जिसे पुष्पासन कहते हैं, जिसपे पूरा फूल टिका रहता। इसके बाद देखिए ये बाह्य दलपुंज, ये देखिए ऐसे ऐसे ये बना हुआ है ना, आपको हमने दिखाया अभी, ये बाह्य दलपुंज है। अच्छा, इसके बाद आपका ये रेड कलर का जो हमने ये दिखाया है, ये दलपुंज कहलाता है, जो कि अभी अभी हमने आपको दिखाया। अब इस पंखुड़ी को अगर हम निकालने की कोशिश निकालेंगे तो उसके अंदर, और इसको यदि हम चीर के देखें, अभी तो हम देखेंगे तो ये बंद दिखाई देगा घड़े की तरह से, अगर उसको हम ब्लेड से चीर देंगे तो इसके अंदर हमें बहुत सारी संरचनाएं भी दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इसको, ये जो चौड़ा वाला भाग है, इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय को यदि अंडाशय के ऊपर ये एक लंबा वाला भाग है, ये जो लंबा वाला भाग है इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। और इसके सबसे ऊपर वाले भाग में एक घुंडी की तरह संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये थोड़ा चिपचिपा होता है, परागकण इसी पे आके चिपक जाते हैं, जिससे कि परागण पूर्ण होता है। अब इसी तरह से आप इसके अंदर अगर हम चीर के देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। प्रत्येक बीजांड एक छोटे से उससे, अभी हम आपको इसको अलग से भी बताएंगे, तंतु से जुड़ा रहता है। ठीक, अब इसके ऊपर आप देखिए, ये है आपका ये जो व्हाइट वाला, ये देखिए दिख रहा है, ये पुंकेसर, पुंकेसर जो कि नरजन्नांग कहलाता है।
इसके ऊपर आपका अभी अभी हमने दिखाया पीले रंग की संरचनाएं थी, ये परागकोश कहते हैं। और इस डंडी को, जो कि ये लंबी वाली है, इसे पुतंतु कहते हैं। और इस पूरे हिस्से को ये हम पुंकेसर कहते हैं। और ये तीनों मिला करके इसे पुबंग कहते हैं, जो नर जननांग कहलाता है। ठीक, ये आपके एक पूर्ण पुष्प की आंतरिक संरचना है। बाह्य संरचना हमने आपको पूर्ण देकर ही दिखा दिया, ये आपकी आंतरिक संरचना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से बना लीजिए, पढ़ लीजिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर वाले जो ये अंदर वाली रचना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, अब हम आपको इसके अंदर की एक बीजांड, ये जो बीजांड अभी हमने बताया ना, बीजांड एक छोटे तंतु से जुड़ा रहता है, जिसे कि हम ये हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। आइए, अब ये जो रचना है, ये इसी का एक छोटा रूप है। यहाँ पे इसमें आप सबसे ऊपर वाला भाग देखेंगे, इसको निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग। और ये आपका बाह्य कवच है। क्या चीज है? बाह्य कवच। ये आपको एकदम से अपनी आंखों से जल्दी नहीं दिखाई देगा, इसको आपको लगाने के लिए शीशे की आवश्यकता होगी, जो बड़ा करके दिखाता है। तो ये बाह्य कवच कहलाता है। फिर ये एक अंतः कवच होता है, और इस पूरी हिस्से को बीजांड काय कहते हैं। अब देखिए, बीजांड काय के अंदर एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। एक थैली जैसी संरचना होती है, भ्रूणकोश कहते हैं। और इस बीजांड के निचले हिस्से में एक छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये बीजांड द्वार, ये एक छिद्र दिख रहा है, इसे बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार के ऊपर आपको ये थैले जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें हमने, अगर आप ठीक से देखेंगे, तो दो नीचे नीले रंग की बिंदु दिखाई दे रही है, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। और एक रेड कलर का जो हमने बना रखा है, ये अंड कोशिका कहलाती है। ध्यान दीजिए, ये अंड कोशिका ही मादा युग्मक का कार्य करती है, और ये इसकी सहायता करती है। ये दोनों सहायक कोशिकाएं कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, ये जो बीजांड द्वार है, इससे लगा हुआ एक भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के निचले सतह पर दो रचनाएं होती है, दो कोशिकाएं होती हैं, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। और एक और कोशिका होती है, जिसे अंड कोशिका कहते हैं। यही अंड कोशिका मादा युग्मक का कार्य करती है। अब उसके ऊपर दूसरे सिरे पे अगर हम जाएंगे, तो ये तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, और ये दो और कोशिकाएं बीच में होती हैं, जो मिलकर के द्वितीयक केंद्रक बनाती है। ठीक है। अब ये जो आपने अभी देखा, देखिए निभाग, इसको निभाग कहते हैं। ये बाह्य कवच है, ये अंतः कवच है। ये बीजांडकाय है, प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये द्वितीयक केंद्रक बनाती हैं, जो दो कोशिकाएं। फिर ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये बीजांड द्वार है। अब आपको इसके बाद का हिस्सा कि किस तरह से परागकण, अच्छा परागकण वाला, इसके अंदर परागकण होते हैं। ये जो आपका, ये तो हो गया आपका मादा जननांग का, मादा युग्मक जो उत्पन्न होता है, उसके बारे में। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जो नर जननांग हमने आपको बताया, जिसको कि हम पुंगंग कहते हैं, इसमें एक डंडी से लगी हुई एक यहाँ पे थैली होती है, जिसे परागकोश कहते हैं। आपको मैंने फूल में भी दिखाया। अगर आप इस तरह से फूल का ये परागकोश का हिस्सा ये हाथ में लेके ऐसे करेंगे, आपको पीले रंग के छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। आप करके भी देख सकते हैं इसको, है। तो ये जो पुष्प होता है, ये द्विलिंगी पुष्प है। इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं। और इसमें जो है परागकण होते हैं, जिसे नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक, जब इन दोनों का मिलन होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। मादा युग्मक का नर युग्मक के साथ जब संलयन होता है, तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके द्वारा युग्मनज बनता है, और जिससे कि बीज बनते ये बीज बनते हैं, फल बनते हैं, फिर बीजों से फल बनता है, बीज बनता है, फिर उससे नया पौधा जन्म लेता है। इस तरह के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। पुष्पीपाद अब किस तरह से होता है, ये हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब लैंगिक जनन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। ये पूरा पुष्प का आकार, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये सारा मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया है, लिखने का कार्य। और बाकायदे आप लोग लिख लीजिएगा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं,
इसमें क्या क्या होता है, और इसके बाद जो है कि ये पुष्पी पादप का की संरचना, आंतरिक संरचना, और ये बीजांड की संरचना, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पुष्पी पादप में जनन क्रिया पूर्ण होती है। अब परागकण के बारे में जो हमने बताया, परागकण जो है ये उड़ करके या पानी द्वारा या कीट पतंगों के द्वारा ये नर ये जो मादा भोजनांग है इसके वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है। इसके परागण की कई विधियां होती हैं, जल द्वारा, कीड़े मकोड़ों द्वारा, वायु द्वारा, किसी तरह से भी ये उड़कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अगर यही क्रिया नहीं हो पाती है तो फल नहीं बनता है। जो हम कहते हैं मेरे पौधे में तो फल ही नहीं लग रहा है। एक चीज और आपको बता दें, अभी अभी हमने बताया कि एक ऐसे पौधे जिसमें केवल एक प्रकार के पुष्प लगते हैं उसे क्या कहते हैं हम, एक लिंगाश्रयी पौधा, एक लिंगाश्रयी पौधा। और जिसमें दोनों प्रकार के लिंग वाले पुष्प लगते हैं उसे द्विलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी पपीते में कहते हैं, देखिए हमारे तो पपीते में केवल फ्लावर लग रहे हैं और फल लग ही नहीं रहा है, वो फ्लावर नहीं होते, वो नर पुष्प होते हैं। और इसी तरह से आपने सुना होगा, देखा भी होगा, तरोई का पौधा या लौकी का पौधा, कुछ पौधे में केवल कुछ जो फूल होते हैं वो केवल फूल ही रहते हैं, सब लोग उसको कहते हैं ये झूठा फूल निकला है। और कुछ पुष्प आप देखेंगे उसके पीछे एक छोटा सा फल का हिस्सा ऐसा दिखाई देता है, चाहे वो तरोई हो, चाहे लौकी हो, चाहे कुछ हो, तो वो मादा पुष्प होते हैं। और जब ये नर पुष्प का परागण जाकर के उस पर गिरता है और परागण पूर्ण होता है, उसके बाद निषेचन होता है, तभी फल बनता है, अन्यथा वो सूखकर गिर सकता है। तो इस तरह से के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। आगे हम आपको पूरा दूसरे बाद में जब क्लास लेंगे तो बताएंगे। इतना आप तैयार कीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू।